हाय। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राइमरली दो चीज़ों की। एक है एक्टिव टेंशन, एक है पैसिव टेंशन। क्लियर है? और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको समझने से पहले हमें एक रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी जिसमें हम मसल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, जिसको मैं प्रॉपरली आपको ग्राफ के थ्रू बताऊंगा कि कैसे मसल की लेंथ उस डिटरमाइन करती है कि वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है एक्टिवली। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या बात करेंगे, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सार्कोमियर क्या होता है। एक सार्कोमियर की इमेज आपको दिख रही है। दीज आर योर जी लाइन, जिसको कुछ लोग जेड लाइन भी बोलते हैं, अदरवाइज जी लाइन होती है। बीच में आपका एम लाइन होती है। एम मतलब मिडल वाला पोर्शन। ठीक है, एक समझ लो बीच में एक बॉल है जो इन मायोसिन फिलामेंट के साथ कनेक्टेड है, मतलब या फिर मायोसिन फिलामेंट जिसके साथ ये कनेक्टेड है। क्लियर है? तो अभी हम बेसिकली क्या होता है, सार्कोमियर कुछ भी नहीं करता। सार्कोमियर एक बॉक्स की तरह लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैंने लास्ट टाइम शायद वीडियो में आपको गलती से इनको मायोसिन हेड बोल दिया था, अदरवाइज ये मायोसिन फिलामेंट होते हैं। मायोसिन हेड होते हैं ये जो ऊपर निकले हुए हैं, और ये जो मायोसिन हेड है कनेक्ट होते हैं आपके एक्टिन के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरे सार्कोमियर के। और जब एक साथ बहुत सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी पूरी मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था, मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, रेजिस्टिव फोर्स और लेंथन, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती, जस्ट लाइक अ रबर बैंड। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे एक्टिव टेंशन से पहले मैं बात करता हूँ आपकी पैसिव टेंशन की। देखो पैसिव टेंशन किसको बोलते हैं, देखो एक्टिव और पैसिव दो वर्ड को समझना है। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, समझो एक गाड़ी खड़ी हुई है। अगर गाड़ी को आप स्टार्ट करते हो, उसका इंजन चलने लगता है, उसमें आप गियर लगाते हो और गाड़ी चलती है, तो उसको हम बोलेंगे वो एक्टिवली मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है, गाड़ी खुद अपने आप को चला रही है, उसका इंजन चला रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही उसको चलाने के लिए। क्लियर है? पैसिव फोर्स किसको बोलते हैं या फिर पैसिव मूवमेंट किसको बोलते हैं, समझो गाड़ी का बैटरी खराब हो गई है, इंजन खराब हो गया, कुछ भी है, आपने उसको न्यूट्रल में डाला और कोई और बंदा उसको पीछे से पुश कर रहा है या वो किसी से टोचन करके उस गाड़ी को ले जा रहा है, उसमें क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव करा रही है, उसको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। क्लियर है? बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे केस में हम एक मसल को समझने वाले हैं, एक्टिव टेंशन या फिर जिसको हम पैसिव टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। लाइक दिस, ये समझो है कि आपकी मसल है, ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए बनाया है। पैसिव टेंशन इसमें कैसे जनरेट होगी, देखो एक हर मसल की एक रेस्टिंग लेंथ होती है। रेस्टिंग लेंथ का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मली जो वो एक्टिवेटेड नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मली अपने एक रेस्टिंग पोजीशन में आराम करती है। क्लियर है? अगर हमारी चेस्ट की बात करते हैं, हमारी रेस्टिंग पोजीशन है इस वक्त। मैं बाइसेप्स की बात करूं तो बाइसेप्स की मेरी मसल की बाइसेप ब्रेकिया की रेस्टिंग लेंथ है। इसी तरीके से समझो ये आपकी मसल है। अब देखो ये समझो इसकी आपकी रेस्टिंग लेंथ है इसकी। क्लियर है? मसल कैसे कभी लटकते नहीं है, बट एक नॉर्मल लेंथ है। डू यू फील इसमें कोई आपको टेंशन फील हो रही है? टेंशन का मतलब क्या होता है, फोर्स, जिसको इनडायरेक्टली हम अपने आज टेंशन को आप कोरिलेट कर सकते हो फोर्स के साथ। देखो अगर ये इस पोजीशन में आपको इसमें कोई भी टेंशन नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है, इसमें टेंशन कब नजर आएगी, जब मैं इसको खींचूंगा लाइक दिस। अभी देख रहे हो, अब इसकी नॉर्मल लेंथ से, रेस्टिंग लेंथ से जब ये ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, इसके अंदर टेंशन बढ़ती जा रही है। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रेच होगी उतना ज्यादा इसके अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मसल कितना भी स्ट्रेच हो जाएगी, ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट टू इट। लेकिन जितना ज्यादा ये स्ट्रेच होती जाएगी उतना ज्यादा इसकी पैसिव टेंशन इसमें बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अभी पैसिव टेंशन क्यों बनते हैं, एक तरीके से जो मैंने रिकॉइल इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक रबर बैंड। रबर बैंड को आप जितना खींचोगे उतना ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बेसिकली जो पैसिव टेंशन है, ये इसके लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके अंदर आपके टेंडन बहुत बड़ी चीज होते हैं। टेंडन मैंने आपको बताया, टेंडन बहुत ज्यादा कभी स्ट्रेच नहीं होते, ये वो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। और ये जो टेंडन है, ये आपकी जो इंसर्जन होता है वहां से, ओरिजिन और इंसर्जन दोनों साइड पे टेंडन होते हैं, मसल बेली को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो टेंडन है ये ऑलमोस्ट पूरी मसल के अंदर ट्रैवल करते हैं। अभी ट्रैवल कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको मसल का बताया था, जो मस्कुलर फाइबर होता है उसके ऊपर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ईपीई, एपिमीसियम, पैरामीसियम और एंडोमीसियम। एक तरीके से लेयर होती है, और यही लेयर है जो उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो एपिमीसियम, पैरामीसियम और एंडोमीसियम में लेयर होती है जो टेंडन होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट से, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट तक मसल बेली में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्ट लाइक रबर बैंड ये आपकी मसल काम करती है, लेकिन ये पैसिवली काम करती है। पैसिवली का मतलब कोई भी इसमें इंटरनल काम नहीं हो रहा, मसल एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेच कर रही है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैसिव टेंशन। क्लियर है? जब उसके नॉर्मल लेंथ से उसको ज्यादा लंबा किया जाए। अब हम बात करते हैं एक्टिव टेंशन की।
अब एक्टिव टेंशन कैसे काम कर सकती है? लाइक दिस। अब ये मसल है, रबर बैंड है आपका, क्लियर है? अभी क्या हुआ, अब हम पैसिव टेंशन की बात नहीं कर रहे, अब हम एक्टिव टेंशन की बात कर रहे हैं। अब इमेजिन करो इसको बीच में से कोई लाइक दिस, अब ये दो जगह से कनेक्टेड है मसल, आपको ये पता है मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एक्टिवली मसल के अंदर फोर्स कैसे जनरेट होगी? जब सार्कोमियर छोटे होंगे, मतलब मसल की जब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। और वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है? वो आपके जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो आपके मायोसिन हेड आपके बाइंडिंग साइड एक्टिन से कनेक्ट होते हैं, एक्टिन से, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब एक साथ बहुत सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल या फिर एक्टिव टेंशन। तो क्लियर समझ आ गया? पैसिव टेंशन रबर बैंड की तरह जो मसल स्ट्रेच होती है, लेकिन उसमें एक्टिवली मसल का कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट काम नहीं करता। और एक्टिव टेंशन जब उसके सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल आपका वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव टेंशन। अभी बेसिकली क्या होता है, आपकी जो मसल होती है उसकी फोर्स को प्रोड्यूस करने की एक कैपेबिलिटी होती है, एक सर्टेन लेंथ पे फोर्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। वो क्या होता है? अभी देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई जमीन से बहुत हैवी वेट उठाना है, ठीक है, मैं बाइसेप्स का एग्जांपल दे सकता हूं, क्योंकि प्राइमरली हम कोई भी चीज को लिफ्ट करने में, कुछ करने में, व्हेन वी आर स्टैंडिंग वर्टिकल, हम बाइसेप्स का सहारा लेते हैं, बैक मसल्स का सहारा लेते हैं। अगर आपको जमीन से कोई सामान उठाना है, आप नेचुरली ही उस सामान को हल्की सी बाइसेप्स को फ्लेक्स करके उठाएंगे। कभी आपने देखा है इस तरीके से आप कभी उठाएंगे आपकी कंप्लीटली स्ट्रेच करके? ऐसा नहीं होगा। तो आइडियली आपकी मसल की जो लेंथ होती है, जो रेस्टिंग लेंथ होती है, उससे जो हल्का सा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, हल्की सी फ्लेक्स हो जाए पर्टिकुलर जॉइंट या फिर कोई भी मूवमेंट उसमें हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी बेली को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहना पड़ता है, ताकि वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट करना शुरू करे। बहुत ज्यादा अगर उसकी लेंथ होगी या बहुत ज्यादा कम लेंथ होगी, वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगी। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई थिंक आप कोई देख रहे होंगे, ये आपके सार्कोमियर है। ये सार्कोमियर मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मसल की लेंथ के हिसाब से, ठीक है? ये मसल लेंथ है, सॉरी, ये आपकी टेंशन है, इसका मतलब फोर्स, कितनी फोर्स जनरेट कर रही है, और ये पूरी मसल की लेंथ है। क्लियर है? अब ये जो मसल की जो लेंथ दिख रही है आपको, ये डिक्रीज लेंथ है, ये इंक्रीज लेंथ है। मतलब अगर वो यहां पे जा रही है, जीरो पे जा रही है, तो मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड, उससे ज्यादा वो छोटी नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, खैर इतनी ज्यादा तो स्ट्रेच और इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकती, बट देयर इज अ लिमिट टू इट, ठीक है, जो हमने ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सार्कोमियर को, आप समझो। सार्कोमियर के अंदर बेसिकली दिस इज योर मायोसिन एंड दीज आर योर, जिसको हम एक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, और ये मायोसिन फिलामेंट है, और ये इसमें मायोसिन हेड है। अब आप देख रहे हो एक इमेज में, आप समझो इसमें 6 मायोसिन हेड यहाँ पे और 6 मायोसिन हेड यहाँ पे है। अब इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, समझो आपको कोई भी चीज पुल करनी है, आपको एक रस्सी बांध के कोई भी सामान को या कोई भी गाड़ी को पुल करना है। अगर वो उसको एक सिंगल बंदा पुल कर रहा है और उसकी जगह 5 बंदे पुल कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स कौन जनरेट करेगा? जब 5 लोग पुल करेंगे, ऑब्वियसली एज कंपेयर टू 1 पर्सन, व्हेन 5 पीपल आर पुलिंग, वो ज्यादा फोर्स जनरेट करेंगे। सेम एग्जांपल हमारे सार्कोमियर में काम करता है। क्लियर है? अब सार्कोमियर में क्या है, ये जो आपको एक्टिन दिख रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, और ये जो मायोसिन है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और समझो ये मायोसिन हेड इन बाइंडिंग साइट के साथ कनेक्ट होके इस पूरे सार्कोमियर को छोटा कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग साइट आपके मायोसिन हेड को मिलेंगी, उतना ज्यादा वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, जितनी ज्यादा जगह उनको मिलेगी अंदर जी लाइन को पुल करने के लिए एम लाइन की तरफ, उतना ही ज्यादा वो फोर्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं इस तरीके से, ये आपकी अगर समझ लो रेस्टिंग लेंथ यहाँ पे है। अब इसको ग्राफ को अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, लाइक दिस। अब ये इस तरीके से आपकी मसल है, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इस मसल की बात करें, ये समझो कोई भी मसल आपकी हाइपर एक्सटेंडेड है, हाइपर एक्सटेंडेड मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। अभी आप समझो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये जो पोर्शन है इसका ये वाला है, लाइक दिस, इस जगह से, ठीक है। अगर समझो इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, दिस इज इंक्रीज लेंथ, हम इस जगह से अपनी बाइसेप्स की फ्लेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? और ये जो आपको ग्राफ ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आप मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर रहे हैं। मतलब अगर ये टॉप पे जा रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट हो रही है और यहाँ पे सबसे कम फोर्स जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको टेंशन एक्सेस है, ये आपको सिर्फ फोर्स को दिखाता है,
20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60, 80, 100। क्लियर है? तो अभी क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहे हो। तो समझो इस तरीके से आपने फ्लेक्स करना शुरू किया, अब इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है। क्लियर है? लेंथ छोटी होती जाएगी और इसकी काबिलियत फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए बढ़ती जाएगी। और ये मैक्सिमम इसकी काबिलियत कहां पे होगी, जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगी मैक्सिमम फोर्स जनरेट करने के लिए। क्लियर है? मतलब ये इस पोजीशन पे आपकी मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेगी। क्लियर है? तो लेकिन जैसे ही ये इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगी, इसकी काबिलियत फोर्स जनरेट करने की और कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम इस पे चलते हैं, सॉरी यहां पे हमने स्टार्ट किया, इस जगह से हमने यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो ये जो मायोसिन हेड है ये कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है। अब इनको कनेक्ट होने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, सिर्फ 2 मायोसिन हेड यहां पे और 2 मायोसिन हेड यहां पे कनेक्ट होंगे। तो दो एज कंपेयर टू अगर यहाँ पे 12 लोग हैं, सिर्फ 4 लोग पुल करेंगे तो ऑब्वियसली कम फोर्स जनरेट करेंगे। तो सेम सिनेरियो हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो लेकिन 2 लोग पुल कर रहे हैं तो फोर्स जनरेट हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है, 4 की जगह 8 लोग पुल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा और क्लोज आ गई हैं तो और ज्यादा फोर्स जनरेट होगी। यहाँ पे 12 के 12 लोग उसको पुल करेंगे, इट मींस मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रही है। क्लियर है? सॉरी, अब हम क्या जा रहे हैं, अब क्या होता है ये जो आपके सार्कोमियर हैं इनकी क्या होता है, ये ओवरलैपिंग भी करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे पे स्लाइड कर जाते हैं। अभी क्या हो रहा है, मसल की लेंथ और ज्यादा छोटी हो गई है, मतलब आपकी मसल यहां से ऊपर क्रॉस कर रही है, तो ये और ज्यादा क्रॉस हो रही है। अभी क्या हो रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैप करना शुरू कर दिया। ओवरलैप करने से क्या हुआ, और फिर से इनका एक बॉक्स, एक सार्कोमियर का जो ऊपर का पार्ट है वो दूसरे पे स्लाइड कर गया। फिर से यहाँ पे 12 पुल कर रहे थे, यहाँ पे फिर से 8 मायोसिन हेड आ गए। क्लियर है? मतलब फोर्स प्रोड्यूस करने की काबिलियत मसल की घट गई और फिर लास्ट में जाके इसमें और कम हो गए। फिर से वही 4 मतलब 8 या फिर उससे भी कम आपके 6 मायोसिन हेड बचे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये चीज समझ आ गई है आपका, जितना मतलब इसको एक लेमन टर्म में समझ लो, मसल आपकी मैक्सिमम फोर्स तभी लगाती है जब वो बिल्कुल रेस्टिंग लेंथ से हल्की सी फ्लेक्स हो, और जब वहां से फोर्स लगाती है और जो बिल्कुल कंप्लीट जो उसकी एक कॉन्ट्रैक्शन जहां पे वो मैक्सिमम शॉर्ट हो सकती है उससे थोड़ा पहले वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकती है। ठीक है? अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, आप पेक्टोरालिस या चेस्ट प्रेस की बात कर रहे हैं, तो चेस्ट प्रेस में आपकी अगर इस तरीके से मैं मूव कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, ये मसल बिल्कुल ज्यादा आपकी रेस्टिंग लेंथ से भी ज्यादा हाइपर एक्सटेंडेड फॉर्म में पहुंच गई। दिस इज हाइपर एक्सटेंशन जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे होते हैं। तो यहाँ पे ये मसल मैक्सिमम फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगी क्योंकि उसकी जो आपके मायोसिन हेड है कनेक्ट करने के लिए उनके पास बाइंडिंग साइट ही नहीं है। तो ये कब से फोर्स आपकी कब लगाएगी, जो इस पोजीशन में हल्की सी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो अगर चेस्ट प्रेस पे कर रहे हो, चेस्ट प्रेस पे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है। ठीक है? तो यही सेम प्रिंसिपल आपकी हर एक्सरसाइज में होता है। मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो बैक के अंदर जब आप रोइंग करते हैं, चाहे बेंट ओवर रो करो चाहे सिटेड रोइंग करो, आपकी जब भी आपको बैक की कोई चीज पुल करनी है, किसी मशीन से कर रहे हो या फिर अगर डंबल के थ्रू कर रहे हो, तो कभी भी आपको ये पोजीशन नहीं रखनी। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेच कर दोगे तो सेम प्रिंसिपल आपका बाइसेप्स और लेट्स में डोर्स आएगा, उनकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा फोर्स को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, आपको स्कैपुलर को अपने रिट्रैक्टेड रख के और हल्का सा इस तरीके से आपकी लेट्स में डोर्साई की भी हल्की सी फ्लेक्स रखनी पड़ती है और बाइसेप्स ब्रेकियाई को भी, जिससे वो मैक्सिमम फोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ह्यूमरस को इस पोजीशन से हाइपर एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जा रहे हो तब भी लेट्स में डोर्साई प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, क्योंकि सेम प्रिंसिपल है, आपके सार्कोमियर की ओवरलैपिंग हो जाएगी और क्रॉस ब्रिजिंग खत्म हो जाएगी या फिर प्रॉपर्ली ज्यादा बाइंडिंग साइड नहीं बचेगी। ठीक है? चलो इसमें एक और ग्राफ में आपको दिखाता हूं। ठीक है? ये आपका एक ग्राफ है। अब आप समझो दोबारा से, शायद आपको इसमें हमने एक्टिव और पैसिव टेंशन को एक साथ कंबाइन करा के दिखाया है। ये आपकी रेस्टिंग लेंथ है। क्लियर है? रेस्टिंग लेंथ मतलब यहां आपकी मैक्सिमम लेंथ है और यहां बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड है। इस तरीके से आप इसको समझो। क्लियर है? अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपकी रेस्टिंग लेंथ है, मतलब ये इस पोजीशन पे इसको दिखाया हुआ है, किसी मसल को, किसी मसल को इस पोजीशन पे इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर ये उससे ज्यादा आगे जाती है तो क्या हो रहा है, लेंथ उससे ज्यादा बढ़ेगी, पैसिव टेंशन उसको टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि पैसिव टेंशन मैंने बताया था अगर सर्टेन लेंथ से वो ज्यादा स्ट्रेच होती है
तो क्या होता है पैसिवली जो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल जो भी कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो टेंडन है जो एपिमीसियम पैरामीसियम और एंडोमीसियम है कहीं ना कहीं से एक तरीके से रिकॉइल इफेक्ट वो एक रबर बैंड की तरह वापस अपनी पोजीशन पे आने का सोचती है। ठीक है, चलो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो एक कोर टर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। अब एक्टिव इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है आप ये समझो, ये प्राइमरली आपके बाय वो शायद मैंने आपको बताया था यूनी आर्टिकुलेट क्या होता है, बाय आर्टिकुलेट क्या होता है, ट्राई आर्टिकुलेट क्या होता है। देखो यूनी आर्टिकुलेट का मतलब होता है एक मसल सिंगल जॉइंट को क्रॉस कर रही है, आपका बाय आर्टिकुलेट एक सिंगल मसल दो जॉइंट को क्रॉस कर रही है और ट्राई आर्टिकुलेट तीन जॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो इसमें आप समझो आपकी ये जो एक्टिव इनसफिशिएंसी है ये प्राइमरली आपके बाय आर्टिकुलेट मसल्स पे काम करती है। इसका मतलब क्या होता है, एक मसल वो जितने जॉइंट को क्रॉस करेगी चाहे वो बाय है या ट्राई है वो हर जॉइंट पे एक्टिवली काम करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक मसल किसी एक जॉइंट पे फ्लेक्स करने का काम कर रही है तो वो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी एक हैमस्ट्रिंग मसल जिसका प्राइमरली काम क्या है मेरा हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि वो मेरे हिप एक्सटेंशन पे ना काम करे और सिर्फ मेरे हिप एक्सटेंशन पे ना करे और सिर्फ नी फ्लेक्शन पे काम करे। तो बेसिकली क्या होता है वो जितने जॉइंट को क्रॉस करेगी वो उतने जॉइंट को पे एक्टिवली काम करेगी। अभी इसको हम कैसे हम समझाते हैं, मैं एक सिंपल सा तरीका, क्योंकि मैं कैमरे में आपको हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को नहीं दिखा सकता, मैं आपको एक फोर आर्म की मसल्स के बारे में बताता हूँ। देखो फोर आर्म में आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल एक मसल होती है, सुपरफिशियल भी जिसको बोलते हैं, और एक होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो मसल है जो आपकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होती है, ये इसका प्राइमरी काम क्या होता है, रिस्ट को फ्लेक्स करना और डिस्टल फ्लैंजेस को फ्लेक्स करना, मतलब ये मूवमेंट कर सकती है और ये मूवमेंट कर सकती है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ एक्टिव इनसफिशिएंसी जिसको बोलते हैं कि आपको कैसे चेक करना है। देखो ये जो मसल है आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल प्रोफंडस, ये बेसिकली ये भी काम कर सकती है और इसको भी फ्लेक्स कर सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्टिव इनसफिशिएंसी प्रिंसिपल ये जो मसल अगर यहां पे इसने काम किया तो इसकी काबिलियत इन डिस्टल फ्लैंजेस पे कम हो जाएगी काम करने की। क्लियर है? अब इसको कैसे समझते हैं, समझो आप अपनी फिंगर लो और इस फिंगर को इस तरीके से, आपको अपने रिस्ट को फ्लेक्स नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से करना है। आप बिल्कुल पूरा स्ट्रांगली पूरी ताकत लगाते हुए अपनी फिंगर को पकड़ो और इस फिंगर को बाहर खींचने की कोशिश करो। आप देख रहे हो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई इसको बाहर खींचने में, मतलब आपकी जो हाथ है पूरी फोर्स लगा रहा है इसको जकड़ने के लिए, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक्टिव इनसफिशिएंसी को दोबारा से समझो। अगर मैं रिस्ट को फ्लेक्स कर रहा हूं लाइक दिस, अभी क्या हो रहा है, मेरे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल प्रोफंडस ने यहां काम कर दिया, मतलब इसकी एफिशिएंसी कम हो गई, ये एक्टिवली यहां पे इसने काम कर लिया, तो यहां पे ज्यादा फोर्सफुली फोर्स ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएगी। अभी क्या होगा, अब इसको पकड़ो इस तरीके से, निकल रही है इजिली। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनसफिशिएंसी। अगर एक मसल दो जॉइंट को क्रॉस कर रही है और एक जॉइंट पे वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है तो दूसरे जॉइंट पे वो मैक्सिमम फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका एक और प्रिंसिपल आप समझो लाइक दिस, ये आपको इसमें दिख रहा है, ये है आपकी, हम इसमें बेसिकली हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में बात कर रहे हैं। हैमस्ट्रिंग मसल के जो प्राइमरी काम क्या होते हैं, तीन मसल होती है, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप्स फेमोरिस। ये जो तीनों मसल क्या करती हैं, ये इशियम से स्टार्ट होती हैं और आपकी मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द टिबिया पे कनेक्ट होती है। तो उनका प्राइमरी काम क्या होता है, हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द एक्टिव इनसफिशिएंसी प्रिंसिपल, अगर किसी बंदे का हिप, अगर मैं समझो आपके हिप को हाइपर एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, मतलब अगर ये हिप को मैं यहां से उठा के हाइपर एक्सटेंड, ये हिप आपका उसका एक्सटेंडेड पोजीशन में, अगर इसकी लेग को मैं सीधा करते हुए इसको हाइपर एक्सटेंड कर दूं तो इस लिप आपकी नी की फ्लेक्स होने की काबिलियत कम हो जाएगी। इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, घर में बैठे हो तो आप इसको अपने प्रोन पोजीशन में लेट जाओ और अपने हिप को या अपनी एक लेग को हाइपर एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा ऊपर उठा लो और फिर अपने नी को ना फ्लेक्स करने की कोशिश करना, आप नहीं कर पाओगे। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक ही रीजन है, आपकी एक्टिव इनसफिशिएंसी। ये चीज क्लियर हो गई, लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिएगा। अब हम चलते हैं पैसिव इनसफिशिएंसी।
पैसिव इंसफिशिएंसी किस चीज को बोलते हैं? देखो, जैसे एक्टिव इंसफिशिएंसी में क्या होता है, मसल के जितने भी जॉइंट को क्रॉस कर रही है उन पे जितने जॉइंट को क्रॉस करेगी उनको वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसकी काबिलियत मैक्सिमम फोर्स, अगर एक पर्टिकुलर जॉइंट पे वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो दूसरे जॉइंट पे वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगी। पर हमारी पैसिव इंसफिशिएंसी में क्या होता है? पैसिव इंसफिशिएंसी में क्या होता है, मसल की लेंथन होने की काबिलियत, मतलब उसकी स्ट्रेच होने की काबिलियत। अगर मसल, उसकी एक्चुअली एबिलिटी क्या होती है, जितने जॉइंट को क्रॉस कर रही है उतने जॉइंट पे उसको प्रॉपर्ली लेंथन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी की मसल स्टिफ है या फिर एक्टिव इनसफिशिएंसी है किसी को, तो वो हर जॉइंट को, मतलब जितने जॉइंट को क्रॉस कर रही है उस पर प्रॉपर्ली मूव, मतलब उनको प्रॉपर्ली उनकी रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं करा पाएगी, ठीक है। इसमें बेसिकली दो टर्म होती है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन होता है। ए रोम होता है, आपका पी रोम होता है, लेकिन ये आपके सीपीटी कोर्स में नहीं होता, ये बेसिकली फिजियोथेरेपी में ज्यादा ये बताते हैं। बट समझ लो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। समझो आप अपने हिप को फ्लेक्स कर रहे हो, लेग रेजेस में यूनिलैटरल मूवमेंट कर रहे हो, उसके अंदर अगर आप अपने हिप फ्लेक्सर से हेल्प लेके, आपका रेक्टस फेमोरिस हो गया, हिप फ्लेक्सर्स हो गए, अगर अपनी लेग को रेज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, कोई अलग बंदा, कोई आपका कायरोप्रैक्टर या फिर फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी लेग को उठा के मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन को अचीव करा रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। या किसी एक्सटर्नल एपरेटस से या किसी मशीन के थ्रू आप उसकी रेंज ऑफ मोशन को अचीव करा रहे हो। तो पैसिव इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है, रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड बाय द लेंथ ऑफ द मसल हैमस्ट्रिंग। अब इसको समझने का सिंपल सा तरीका क्या है अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्टिफ है, मतलब वो पैसिवली इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंसी शो कर रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली आप कैसे समझोगे, अगर आप लाइक दिस, हाँ इस एग्जांपल को ले लो। अभी इसमें क्या हो रहा है जो हमारे हिप जॉइंट की मैक्सिमम फ्लेक्शन है उसको हम कैसे चेक करते हैं, आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपका हिप की जो नॉर्मल एक्टिव जो फ्लेक्शन होनी चाहिए वो यहाँ तक होती है, इस तरीके से। तो अगर ये बंदा अपने हिप को इस तरीके से फ्लेक्स करता है यहां तक, क्लियर है, तो उसके अंदर क्या होता है, यहां पे उसका अगर फ्लेक्स हो रहा है तो उसकी हैमस्ट्रिंग को यहां पे कंप्लीटली स्ट्रेंथन, सॉरी लेंथन होना पड़ेगा, मतलब उसको एक्टिवली रिलीज होना पड़ेगा, उसको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन अचीव कराना पड़ेगा, मतलब यहां पे उसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन क्या होगा अगर आपने अपने हिप को मैक्सिमम अगर हाइपर फ्लेक्स पोजीशन में ले जाना है, उस केस में क्या होगा, आपको अपनी नी को फ्लेक्स करना पड़ेगा। कभी भी अपने बेड पे सुपाइन पोजीशन में लेट के आप कोशिश करना, अगर अपनी लेग को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे लाइक दिस और इस पोजीशन पे आप जाओगे तो क्या होगा, अगर आपको पैसिव इनसफिशिएंसी है तो आपकी जो नी है वो हल्की सी फ्लेक्स रहेगी, जिसका मतलब क्या है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग की जो काबिलियत है दोनों जॉइंट पे फुल्ली लेंथन होने की, वो चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन, मतलब हाइपर फ्लेक्स पोजीशन में ले जाना चाहोगे तो क्या होगा, यहां आपकी नी को फोर्सफुली फ्लेक्स होना पड़ेगा, तब जाके मूवमेंट आपकी कंप्लीट हाइपर फ्लेक्स पोजीशन में जाएगी। मतलब इसको सिंपल टर्म में आप समझ लो, आपकी पैसिव इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए मसल टू लेंथन ऑन ऑल द जॉइंट दैट इज क्रॉसिंग, मतलब जितने जॉइंट को क्रॉस कर रही है उसकी एबिलिटी उन जॉइंट पे लेंथन होने की। क्लियर है, लेक्चर को दोबारा देख लेना बार बार तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सी यू टुमारो, थैंक यू।